हेलो बच्चा पार्टी, मैं प्रशांत पाठक आप सबका फिर से स्वागत करता हूं रोशन शाह स्टडी पॉइंट पर। बच्चों, मुद्रा और बैंकिंग क्लास 12 और मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है। तो आज हम इस वीडियो में मुद्रा को पूरा करेंगे। देखो, मुद्रा से हमेशा एक आध क्वेश्चन है जो 3 से 4 नंबर का, और पिछले 2-3 सालों से 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। तो देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको मुद्रा में जानना पड़ेगा। पहले हम अपने इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे, मुद्रा वाले पार्ट को, और मुद्रा को कंप्लीट करने के बाद जो अगली वीडियो होगी उसमें हम किसको कंप्लीट करेंगे, बैंकिंग को। तो देखो, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि मुद्रा से पहले जब मुद्रा नहीं आई थी, तो उस टाइम एक प्रणाली चलती थी जिसका नाम आप सबको पता है, वस्तु विनिमय प्रणाली। सबको पता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें क्या होता था, वस्तुओं का लेन देन वस्तुओं से होता था। जैसे देखो, ये व्यक्ति कह रहा है मुझे कुछ सब्जियां चाहिए, है ना, और ये व्यक्ति क्या कह रहा है, मुझे कुछ फल चाहिए। अब देखो ध्यान से, तो फल इसके पास है ना, और सब्जी किसके पास है, सब्जी इसके पास है। तो इन दोनों में आपस में लेन देन हो जाएगा, और इसी प्रणाली को हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। लेकिन जब वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी तो कई सारी समस्याएं आती थी। जैसे एक समस्या है आपके दोहरे सहयोग की समस्या। दोहरे सहयोग की समस्या क्या कहती है, जैसे मान लो इसको सब्जियां चाहिए थी, है ना, अब सब्जी तो इसके पास है, बट इसको फल चाहिए था और इसके पास फल ना हो, और इसके पास अनाज हो, गेहूं हो, तो क्या इन दोनों में लेन देन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा लेन देन होना, क्योंकि एक की आवश्यकता तो पूरी हो रही है, दूसरे की नहीं हो रही। तो इस समस्या को कहते थे दोहरे संयोग की समस्या, जो वस्तु विनिमय प्रणाली की बहुत पॉपुलर समस्या थी। सेम ऐसे ही मूल्य के एक समान माप का अभाव। जैसे आज के टाइम पे क्या है, हर चीज को आप एक ही मूल्य में मापते हो। जैसे मैंने पूछा कि ये पेन कितने का है, तो 100 रुपए का है। ये टी शर्ट कितने की है, तो 500 रुपए की है। तो हर चीज को आप आज मनी की फॉर्म में डिफाइन कर देते हो। लेकिन बार्टर सिस्टम में हर चीज का मूल्य का मतलब हर वस्तु का जो कीमत है वो एक जैसा नहीं होता था, इसलिए लेन देन करना बड़ा मुश्किल होता था। तो जब एक व्यक्ति दूसरे के साथ लेन देन करता था तो उसे अनुमान लगाना पड़ता था कि भाई सपोज मुझे किसी से चावल लेना है, उसे गेहूं देना है, तो अब मैं अनुमान लगा रहा हूं कि भाई 1 किलो चावल के लिए मुझे 1.5 किलो गेहूं देना पड़ेगा। और नतीजा ये कि अनुमान गलत हो सकता है, किसी एक पार्टी का हम दोनों में से नुकसान हो सकता है। तो दो समस्या। तीसरा बेटा कि भाई मुद्रा में जो है, आप मुद्रा को पुराने समय में जब बार्टर सिस्टम था तो वस्तु को आप भंडारण नहीं कर सकते थे। वस्तु को भंडारण ना कर पाने की समस्या मतलब इजीली स्टोर नहीं कर सकते थे। देखो, आज के टाइम पे मुद्रा है, पैसा, उसको स्टोर करना आसान है, लेकिन बार्टर सिस्टम में आपको ये सब स्टोर करना होता। अब वस्तु को स्टोर करने में दो समस्या है, एक टाइम ज्यादा लगेगा, एफर्ट्स ज्यादा लगेंगी, ठीक है, और दूसरा वस्तु के खराब होने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और बहुत बड़ी समस्या होती थी बार्टर सिस्टम में। देखो, 3 मैं बोल चुका हूं। दोहरे आवश्यकता की समस्या थी, दोहरा संयोग, दोनों के पास ऐसी वस्तु हो जो एक दूसरे को चाहिए। दूसरा मैंने आपको क्या बोला कि मूल्य की एक समान इकाई का अभाव होता था, हर वस्तु की कीमत अलग होती है, और उस टाइम मुद्रा तो थी नहीं जो हर वस्तु की कीमत को आप मनी की फॉर्म में बता दो। तीसरा मैंने आपको क्या कह दिया कि भाई आपको वस्तु को स्टोर करना बड़ा मुश्किल होता था। और एक और पॉइंट है, स्थगित भुगतान, फ्यूचर पेमेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट। बार्टर सिस्टम में क्या था, आपको सेल परचेज दोनों एक टाइम पे करना पड़ता था। जैसे आज क्या होता है, आज ये होता है कि भाई एक काम करो, अब मुझे ये सामान दे दो, पैसे बाद में ले लेना। या किसी से आप, जैसे मुझे गाड़ी खरीदनी है तो मैं क्या करता हूं, मैं बैंक से लोन ले लेता हूं और गाड़ी खरीद लेता हूं और बैंक को धीरे धीरे पैसे लौटा देता हूं। तो ये मनी सिस्टम में पॉसिबल है, लेकिन बार्टर सिस्टम में, वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था कि जिस टाइम आप बेचोगे उसी टाइम आपको खरीदना भी पड़ेगा, मतलब तुरंत पैसों का लेन देन होगा, कोई किसी को उधार देने का या लेने का काम नहीं करेगा। तो इन 4 समस्याओं की वजह से वस्तु विनिमय प्रणाली फेल हो गई, और वस्तु विनिमय प्रणाली को हटा के हमें मुद्रा प्रणाली को लेके आना पड़ा, ठीक है। तो आओ समझते हैं जरा सबसे पहले कि मुद्रा क्या है। देखो क्या है मुद्रा, क्या परिभाषा लिखी है, किसे कहते हैं मुद्रा। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास जो परिभाषा है, मेरे माइंड में डेफिनेशन जो है मनी की, वो बड़ी सिंपल है। मुझे ये लगता है कि मनी वो है, मुद्रा वो है जो वस्तु विनिमय प्रणाली की चारों समस्याओं का समाधान कर दे। मुद्रा वो है जो विनिमय के माध्यम के रूप में काम आए, लेन देन करने के काम आए।
मुद्रा वो है जो आप स्थगित भुगतान फ्यूचर पेमेंट कर पाओ। मुद्रा वो है जिसे आसानी से आप स्टोर कर सकते हो, भंडारित कर सकते हो। मुद्रा वो है जिसके रूप में आप किसी भी वस्तु के मूल्य को बता सकते हो, है ना। तो समझ गए क्या है मुद्रा। थोड़ा और सिंपल भाषा बोलूं मैं तो ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें आप लेन देन कर सकते हो वो मुद्रा है। आओ देखो पढ़ते हैं क्या लिखा है। मुद्रा, मुद्रा पैसा विनिमय का माध्यम, विनिमय लेन देन के माध्यम के रूप में कार्य करता है। समझ गया क्या है मुद्रा, जो विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है। अर्थात मुद्रा को सामान्यतः विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है जी। तो कोई कहता है मुद्रा क्या है, तो वह वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में काम करेगा, जो लेन देन करने के काम आएगा, वो मुद्रा है। चलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुद्रा के कार्य क्या है, मनी क्या क्या काम करता है। तो मुद्रा के दो काम है, पहला प्राथमिक कार्य, दूसरा द्वितीयक कार्य। और प्राथमिक कार्य में दो काम मैंने पहले बता दिया। मनी वो है जो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तो मुद्रा एक तो विनिमय का माध्यम होता है। मनी का पहला काम क्या है, वो चीजों को लेन देन करने के काम आता है। दूसरा मूल्य सामान्य मापन की इकाई होती है, मतलब मुद्रा जो है उससे आप किसी भी वस्तु के मूल्य को बता सकते हो। दो इसके प्राइमरी काम है, एक तो विनिमय का माध्यम, लेन देन के काम आएगा मुद्रा, कोई भी चीज आपको खरीदनी या बेचनी है तो मुद्रा के फॉर्म में। और दूसरा किसी भी वस्तु के मूल्य को बताना है तो आप मुद्रा के रूप में बता सकते हो। ये दोनों मुद्रा के प्राथमिक कार्य है। और जो द्वितीयक कार्य है, सेकेंडरी फंक्शन, वो क्या है, विलंबित भुगतान के मानक, विलंबित भुगतान, डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट, स्थगित भुगतान। ठीक है, मतलब कि मुद्रा एक ऐसी चीज है जिससे आप कोई भी फ्यूचर पेमेंट कर सकते हो, स्थगित भुगतान कर सकते हो। और मूल्य के संचयन, मतलब कि वैल्यू को स्टोर करने के काम भी मनी आती है। तो याद रखें, मनी के दो काम है, मुद्रा के दो काम है, पहला प्राथमिक कार्य, दूसरा द्वितीयक। प्राथमिक कार्य में वो दो काम करता है, विनिमय का माध्यम बनता है, लेन देन का माध्यम बनता है और मूल्य को मापने के काम आता है। और द्वितीयक कार्य में क्या है, आप कोई भी स्थगित भुगतान कर सकते हो मुद्रा से और मुद्रा का संग्रहण किया जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक एक करके देखो। पहला विनिमय का माध्यम मैंने बता ही दिया आपको, बट फिर भी यहां से पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। देखो क्या लिखा है, विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का अर्थ है कि इसका उपयोग वस्तु और सेवाओं के सभी लेन देन के लिए भुगतान करने हेतु किया जा सकता है। यह मुद्रा का सबसे आवश्यक कार्य है और मुद्रा में सामान्य स्वीकृतता का गुण होता है, मतलब आसानी से उसे कोई स्वीकार लेता है। इसलिए सभी विनिमय मुद्रा के रूप में ही किए जाते हैं। ठीक है सबको, कि भाई विनिमय का माध्यम सबसे महत्वपूर्ण काम है और आसानी से मुद्रा को स्वीकार लिया जाता है, इसलिए हम विनिमय का काम मुद्रा से ही करते हैं। यहाँ पे देखो ना, ये फिश दे रही है इसको और बदले में ये पैसा दे रहा है, तो पैसा बंदा कोई भी आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। चलो स्क्रीनशॉट करते रहना। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ो। देखो क्या है, क्या बोला मैंने, कि मूल्य को मापने के काम आता है। मूल्य के माप के रूप में धन का अर्थ है कि धन एक सामान्य मूल्य वर्ग के रूप में कार्य करता है। इसमें सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को व्यक्त किया जा सकता है। मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था ना, ये पेन कितने का है, 10 रुपए का है। ये टी शर्ट कितने की है, मान लो 50 रुपए की है। तो मुद्रा जो है मूल्य को मापने के काम आता है। तो ये दोनों प्राथमिक कार्य थे मुद्रा के। उसके बाद द्वितीयक कार्य पे आ जाओ। देखो क्या है, मैंने बताया आपको, स्थगित भुगतान, फ्यूचर पेमेंट। कोई उधार का पेमेंट अगर आपको करना है तो वो मुद्रा के रूप में आप कर सकते हो। देखो क्या लिखा है, अस्थगित भुगतान के मानक के रूप में मुद्रा का अर्थ है कि मुद्रा, बेटा एक धन लिख गया है गलती से, ये हर जगह मुद्रा है यहाँ पे, इसका मतलब। ठीक है, तो अस्थगित भुगतान के मानक के रूप में मुद्रा का अर्थ है कि मुद्रा एक के रूप में कार्य करता है। भविष्य में किए जाने वाले भुगतान, यहां से आपको ध्यान देना है, यहां से स्पेशल ध्यान देना है, भविष्य में किए जाने वाले भुगतान के लिए मानक है। हर दिन लाखों लेन देन ऐसे होते हैं जिसमें भुगतान तुरंत नहीं किया जाता है और मुद्रा ऐसे लेन देन को प्रोत्साहित करती है और पूंजी निर्माण में मदद करती है। अरे यार मैंने बताया ना कि भाई मुझे गाड़ी लेनी है, अब गाड़ी लेनी है तो तुरंत मेरे पास इतना सारा पैसा कैसे आएगा, तो मैं कार ले आया और अब मैंने बैंक से लोन लेके वो कार वाले को पेमेंट कर दी और अब मैं धीरे धीरे बैंक वाले को पैसे चुकाता जाऊंगा। तो ये मुद्रा ने यहाँ पे कौन सा काम आसान कर दिया, स्थगित भुगतान का काम आसान कर दिया। मैं आपको बता दूं, पिछले 2 साल से लगातार ये क्वेश्चन 1 मार्कर आ रहा है कि किसी व्यक्ति ने बैंक से लोन खरीदा,
किसी व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया और लोन लेके उसने गाड़ी खरीद ली। तो बताओ यहाँ पे मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली की कौन सी समस्या का समाधान कर दिया? तो बेटा लोन लेके चीज खरीदना मतलब मुद्रा ने यहाँ पे स्थगित भुगतान वाली जो समस्या है उसको समाप्त कर दी है। अब फ्यूचर पेमेंट, जो फ्यूचर पेमेंट करना मुश्किल होता था वो करना अब आसान हो गया है मनी के आने के बाद से। वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा संभव नहीं था। वस्तु विनिमय प्रणाली में यह संभव नहीं था कि आप कोई चीज किसी से उधार खरीद पाओ, लेकिन मुद्रा के आने के बाद ये चीज क्या हो गई है? आसान हो गई है। बोलो ठीक हो? चले आगे बढ़ते हैं। चौथे काम की तरफ ध्यान दो कि भाई मुद्रा को आसानी से क्या किया जा सकता है? भंडारित किया जा सकता है। याद रखे कि मुद्रा को आसानी से भंडारित किया जा सकता है, मतलब आप कमाओगे तो आप अपने बच्चों के लिए जोड़ के रख सकते हो। बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली में यह संभव नहीं था कि आप क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर प्रेजेंट से फ्यूचर में ट्रांसफर कर दे। वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं हो सकता था, लेकिन मुद्रा प्रणाली में यह संभव है कि कमाओगे आप, जोड़ोगे और अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए बचा लोगे, है ना? तो आप याद रखें कि अब आसानी से वस्तु जो है, आसानी से क्या किया जा सकता है? धन को बचाया जा सकता है। पढ़ दो क्या पूरा? देखो, भंडारण मूल्य के रूप में धन का अर्थ है कि धन का उपयोग किया जा सकता है वर्तमान से भविष्य तक क्रय शक्ति को पहुंचाने में, है ना? वर्तमान से भविष्य तक क्रय शक्ति को पहुंचाने में यह व्यक्तियों को आकस्मिकता, ठीक है, अप्रत्याशित आपात स्थिति का सामना करने और भविष्य के ऋणों का भुगतान करने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब आप ये कर सकते हो कि पैसों को जोड़ लो और पैसे जोड़ने के बाद भविष्य में अगर कोई भी पेमेंट करनी है तो आप इन्हीं पैसों से पेमेंट कर सकते हो। अच्छा, एक बात और याद रखना बच्चों, जो मुद्रा का ये पहला फंक्शन है ना, पहला कार्य, प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम, याद रखना विनिमय के माध्यम के होने के बाद से क्रय और विक्रय अलग अलग हो गए। वरना पहले क्या होता था? सेल परचेस एक ही टाइम पे करना पड़ता था। अगर आप मुझे अभी कुछ बेच रहे हो तो मुझे तुरंत आपसे कुछ खरीदना, मतलब मुझे भी आपको कुछ बेचना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कुछ खरीद रहा हूं ना, तो मैं खरीद रहा हूं तो तुरंत बेच भी रहा हूं, ठीक है, ये बात ध्यान रखे। लेकिन विनिमय का माध्यम जब से मुद्रा बना है तब से ऐसा नहीं होता है। तब से क्या होता है? मैं अभी कोई, जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो मैंने अभी अपनी ट्यूशन सर्विस किसी बच्चे को बेची, उससे पैसा लिया और बाद में जब मेरा मन करेगा तब जाके मैं कहीं और से कुछ और खरीदूंगा इन पैसे के माध्यम से। अब ऐसा होता है। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था? जब आपने खरीदा तभी आपने बेचा। तो याद रखे कि जब से मुद्रा आया है उसने क्रय विक्रय को सेपरेट कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है मुद्रा आपूर्ति। मुद्रा आपूर्ति क्या होती है? मुद्रा मतलब पैसों की आपूर्ति क्या होती है? बहुत सिंपल है। देखो मैं आपको बताऊं, मुद्रा आपूर्ति से अभिप्राय है कि एक देश में एक निश्चित समय बिंदु पर जितने भी लोग हैं उन सब के पास, लोग मतलब पब्लिक और, ठीक है, जो बिजनेसमैन है, एक देश में एक निश्चित समय बिंदु पर लोगों के पास कुल कितना, निश्चित समय बिंदु पर कुल कितना पैसे का भंडार है, कुल कितना पैसा है, वो मुद्रा आपूर्ति को दर्शाता है। मेरी बात समझे आप? मान लो अभी इस देश में जितने भी लोग हैं तो सबके पास मिला के टोटल कितना पैसा है, वो मुद्रा की पूर्ति को दर्शाता है। और दूसरी बात कि आपने समय बिंदु पर देखा ना कि अभी कितना है, तो इसलिए मुद्रा आपूर्ति जो है वो एक स्टॉक अवधारणा है। स्टॉक क्यों है? स्टॉक क्या होता है मैं आपको नेशनल इनकम के वीडियो में बता चुका हूं। स्टॉक मतलब एक समय बिंदु पर कोई चीज को मेजर करोगे तो उसे स्टॉक बोलते हैं। तो मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है जिसमें हम क्या देखते हैं कि एक निश्चित समय बिंदु पर जनता के पास कुल कितना पैसा है, ठीक है। याद रखें मुद्रा की आपूर्ति में क्या शामिल नहीं होता? सरकार द्वारा रखे गए धन को यहाँ पे नहीं शामिल करते और किसी देश की बैंकिंग प्रणाली के पास जो धन रखा है उसको मुद्रा की पूर्ति में नहीं लेते। तो फिर क्या लिया? जनता के पास, देश की जनता के पास एक निश्चित समय बिंदु पर कुल कितना पैसा है, वो मुद्रा की पूर्ति है। चलिए उसके बाद, ठीक है, मैंने क्या कहा कि सरकार और बैंकों के पास जो पैसा है वो नहीं लेते और जो व्यक्ति और व्यापारियों के पास पैसा है उसको मुद्रा पूर्ति में शामिल करते हैं। अब ध्यान देना, मुद्रा पूर्ति को मापन करने के घटक कितने हैं? मतलब कि घटक या माप मुद्रा आपूर्ति की कैसे आप पता लगा सकते हो कि एक देश में मुद्रा की पूर्ति कितनी है? तो बच्चे इस बात को पता लगाने के 4 तरीके हैं। 4 तरीके हैं, बट आपके सिलेबस का पार्ट सिर्फ एक तरीका है, M1 मेथड। वैसे 4 मेथड होते हैं, M1, M2,
M3, M4। एक चीज आप याद रखना, M1 सबसे नैरो मतलब सबसे छोटा मेथड है और M4 सबसे ब्रॉडर सबसे बड़ा मेथड है। और जो आपको डीप स्टडी करनी है वो सिर्फ किसकी करनी है? M1 की। M1 क्या कहता है? M1 कहता है CC प्लस DD प्लस OD। CC क्या है? कॉइन एंड करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। जनता के पास नोट और सिक्के कितने हैं? मुद्रा पूर्ति अगर चाहिए तो सबसे पहले देखो जनता के पास नोट और सिक्के कितने हैं। दूसरा डीडी क्या है? जनता का पैसा बैंकों में कितना है? डीडी डिमांड डिपॉजिट। और फिर ओडी क्या है? देश की आरबीआई के पास कुल कितना पैसा है, वो है ओडी। समझ गए मेरी बात? तो जो मुद्रा पूर्ति का आपके एग्जाम में आने वाला मेथड है वो है M1 और M1 कहता है CC प्लस DD प्लस OD। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेना। सबसे पहले देखो कि मुद्रा पूर्ति में क्या शामिल नहीं करते। भारतीय रिजर्व बैंक के पास देश की भारतीय सरकार की जमा को शामिल नहीं करते। मैंने क्या बोला? ओडी में क्या आता है? आरबीआई के पास जमा। तो अगर आरबीआई के पास देश की सरकार की जमा है तो उसको हम मुद्रा पूर्ति में शामिल नहीं करते। सेम ऐसे ही भारतीय वाणिज्यिक बैंकों की भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो जमा राशि है उसको भी मुद्रा पूर्ति के M1 मेथड में नहीं लेते। आप देख लो, आप क्लियर कर लो। मैंने क्या बोल गया? मैंने कहा कि M1 में क्या था? M1 में था CC प्लस DD प्लस OD। अदर डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट मतलब किसके पास पैसा जमा है? आरबीआई के पास। तो अब इसमें क्या नहीं लेना? जो हमारी खुद की गवर्नमेंट ने पैसा जमा किया वो नहीं लेना आरबीआई के पास, और जो भारत के बैंकों ने पैसा जमा किया आरबीआई के पास वो भी नहीं लेना है। ठीक है, चलिए। M1 को लेन देन मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। यह सर्वाधिक तरल विधि है। तरल, अगर कोई पूछे कि M1, M2, M3, M4 में से सबसे लिक्विड मेथड कौन सा है, सबसे तरल मेथड कौन सा है, किसमें जल्दी कैश को कैलकुलेट किया जा सकता है, तो वो M1 मेथड है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले सीसी क्या है? तो सीसी मैंने बता दिया आपको क्या है, कॉइन एंड करेंसी। सीसी मतलब ये सीसी लिखिए है, ये रहा आपका। सीसी क्या है? कॉइन और करेंसी, नोट और सिक्के, जो किसके पास है? जो जनता के पास है। नकदी मुद्रा अर्थात कागजी नोट और सिक्कों से है। फिर दूसरा डीडी क्या है? डीडी डिमांड डिपॉजिट, कुछ लोग इसको चेक डिपॉजिट, चेक जमा भी कहते हैं। और ये क्या होता है मैंने बता दिया, आरबीआई के पास, सॉरी कमर्शियल बैंकों के पास, वाणिज्यिक बैंकों के पास जनता का जो पैसा है उसको आप डीडी का नाम देते हो। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, मांग जमा अर्थात वाणिज्यिक बैंकों में जनता की जमा राशि जिन्हें चेक जारी करके निकलवाया जा सकता है। और ध्यान देना, ध्यान दे कि यहाँ हम केवल शुद्ध मांग जमाएं ही शामिल करते हैं। इसका अर्थ है कि अंतर बैंक जमाएं शामिल नहीं की जाती। व्हाट इज इंटर बैंक डिपॉजिट? अंतर बैंक जमाएं क्या होती है? देखो बेटा, अगर मान लो एसबीआई का पैसा पीएनबी के पास पड़ा हुआ है, हो सकता है ना ऐसा, एसबीआई का पैसा किसके पास है? पीएनबी के पास है, तो इसे कहते हैं इंटर बैंक डिपॉजिट, और मांग जमा में इसे शामिल नहीं करते हैं। आगे ध्यान देना, अंतर बैंक जमाएं वो जमाएं हैं जो एक बैंक द्वारा दूसरे बैंकों की ओर से रखी जाती है। वो मैंने बता दिया ना, एक बैंक का पैसा अगर दूसरे बैंक के पास है तो उसे इंटर बैंक डिपॉजिट कहते हैं, और डीडी में हम इसको शामिल नहीं करते हैं। तो ये बात ध्यान रखें। दूसरी बात बेटा ये ध्यान रखें कि बैंकों में जब पैसा जमा करवाने जाओगे तो 3 रास्ते हैं, चालू खाता, बचत खाता और फिक्स डिपॉजिट, सावधिक जमा, एफडी। तो याद रखें, एफडी को भी हम डीडी में शामिल नहीं करते हैं। अगर कोई बंदा बैंक में निश्चितकालीन जमा करवा के आया तो उसको आप डीडी में शामिल नहीं करोगे। तो सिर्फ कौन से जमा लोगे? चालू खाता जमा और बचत खाता जमा को डीडी में लेते हैं। फिक्स डिपॉजिट, निश्चितकालीन जमा को आप डीडी में शामिल नहीं करते हो। स्क्रीनशॉट कर लो इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। ओडी, बात हमारी हो गई। ओडी में हमारी बात हो गई। क्या है ओडी भाई? ओडी अदर डिपॉजिट। ठीक है, आरबीआई के पास अन्य जमा राशि इसमें शामिल होती है। क्या शामिल होती है, क्या नहीं होती है, पहले बता दिया मैंने। आरबीआई के पास हमारी सरकार ने जो पैसा रखा उसको हम ओडी में शामिल नहीं करेंगे। आरबीआई के पास जो देश के बैंकों ने पैसा रखा उसको भी ओडी में शामिल नहीं करेंगे। तो किसको करेंगे?
विदेशी बैंक और विदेशी सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा रखी गई जमा। सुन गए? फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन बैंकों ने अगर आरबीआई के पास कोई जमा रखा है तो उसको शामिल करना है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, IMF और विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक WB, ठीक है, और जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जैसे मान लो IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया आपका, WHO या फिर जो है WTO, ऐसी कोई भी अंतरराष्ट्रीय संस्था अगर जो है आरबीआई के पास जमा करवाती है तो उसको हम शामिल करेंगे। देख लो, विदेशी सरकार की जमा, विदेशी बैंकों की जमा लेंगे और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की जमा को भी लेंगे। और नाबार्ड जैसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जैसे वित्तीय संस्थाओं की भी मांग जमा को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, ये तो बेटा इंडियन इको की डेट है कि नाबार्ड कब बना, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड स्टेब्लिश हुआ था। जब मैं इंडियन इकोनॉमी का एक चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट वो पढ़ाऊंगा तब इस डेट के बारे में बात करेंगे। तो क्या लेंगे, ओडी में चल गया पता। अपने आरबीआई के पास जो विदेशी सरकार या विदेशी बैंकों का पैसा है उसे लेंगे, आरबीआई के पास जो अंतरराष्ट्रीय संस्था IMF और वर्ल्ड बैंक का पैसा है वो लेंगे, और नाबार्ड जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का अगर पैसा आरबीआई के पास है वो लेंगे। क्या नहीं लेंगे? अगर आरबीआई के पास अपनी ही सरकार या अपने ही वाणिज्यिक बैंकों का पैसा है, भारत की सरकार और भारतीय कमर्शियल बैंक का पैसा है, तो उसको ओडी में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका चैप्टर था मनी जो पूरा हो गया। तो उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आया है। ठीक है, अब हम मनी के बाद नेक्स्ट क्लास में, मनी हमारा डन हो गया, नेक्स्ट क्लास में जो अब हमारा टॉपिक होगा वो बैंकिंग होगा। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि आपके सिलेबस को फटाफट पूरा करवा दिया जाए, तेजी में वीडियो लेके आ रहा हूं। बस अब आपका काम है, 2 काम है आपके। पहला, आप इसे पढ़िए, नोट्स बनाइए, और अगला काम कि भाई हाँ, और जो पीपीटी है वो हम जो PDF है ये हम डाल देते हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से ले लीजिए। ठीक है, और अगला काम, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए ताकि सबको इसका फायदा मिल सके। ठीक है, और उसके अलावा बहुत जल्दी आपके जो 35 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट सीबीएसई क्वेश्चन है जो मिड टर्म में आ सकते हैं, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो वो सीरीज भी हम आपके लिए जल्दी ही लेके आ जाएंगे। चलिए, जय श्री राम, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।